अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन बेसिकली हमारे पास जब पेशेंट प्रेजेंट करता है तो हमने 3 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने होते हैं। फर्स्ट आंसर ये होता है कि ये इंटेस्टाइन जो ऑब्स्ट्रक्शन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन की है या लार्ज इंटेस्टाइन की है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होगा कि ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है ये डायनामिक है या एडायनामिक है। और थर्ड क्वेश्चन ये होगा कि क्या हमारी जो ब्लड सप्लाई है जो ऑब्स्ट्रक्शन पार्ट की वो कंप्रोमाइज्ड है या नहीं है। ठीक है, अगर आपको डायनामिक और एडायनामिक के बारे में नहीं पता तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर एक मैंने फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड की है, उसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन, पेशेंट प्रेजेंटेशन और ये जो डायनामिक और एडायनामिक है इनको मैंने कंप्लीट डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें कैसे पता चलेगा ये स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है या लार्ज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, उसका आंसर इस वीडियो में हम ढूंढने की ट्राई करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उसमें हम देखेंगे डायनामिक और एडायनामिक किस तरह हम अलग कर सकते हैं, एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और जो थर्ड हो गया उसके अंदर हम देखेंगे कि ब्लड सप्लाई किस तरह कंप्रोमाइज्ड हो सकती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन है या लार्ज इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, तो जो एब्डोमिनल पेन है, वोमिटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है और एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, ये तो हमारे पास कार्डिनल सिम्टम्स हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की। जब हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करता है एब्डोमिनल पेन के साथ, वोमिटिंग के साथ, कॉन्स्टिपेशन के साथ और एब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ, तो ये जस्ट एक ही चीज कहता है कि दिस इज अ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। फिर स्मॉल है या लार्ज है वो इस तरह पता चलेगा कि हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन है वो पेशेंट ऑलवेज एक्यूट कंडीशन में प्रेजेंट करेगा, जबकि हमारे पास जो लार्ज इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन है वो पेशेंट जो है वो क्रोनिक कंडीशन के अंदर प्रेजेंट करेगा, क्रोनिक आएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट है कि जो एब्डोमिनल पेन है उसकी साइट क्या होगी। जो एब्डोमिनल पेन है स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए उसका जो पेन है वो अम्बेलिकल रीजन के अंदर होगा, और जो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है उसका जो पेन होगा वो हाइपोगैस्ट्रियम के अंदर होगा। ठीक है, फिर जो करेक्टर है कोल्की नेचर में होगा दोनों कंडीशन के अंदर, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन है चाहे वो लार्ज इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन है। लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पेन है वो रेडिएट कर रहा होगा ऑल ओवर द एब्डोमेन। पेशेंट कहेगा मेनली मुझे अम्बेलिकल रीजन में पेन हो रहा है, और उसके बाद ये जो पेन है ये पूरे एब्डोमेन के ऊपर फैल रहा है। ठीक है, तो आपने कहना है दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। एक चीज हो गई, हमें पेन का पता चल गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन का या लार्ज इंटेस्टाइन का पेन जो है एक दूसरे से डिफरेंशिएट किस तरह करना है। फिर पेन के साथ एक और पॉइंट है कि जो एब्डोमिनल पेन है ये क्लासिकल सिम्टम है टाइफाइड फीवर की, लेकिन टाइफाइड फीवर को इससे अलग किस तरह करना है। इस कंडीशन के जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है इसके अंदर इनिशियली फीवर प्रेजेंट नहीं करता, लेकिन टाइफाइड के अंदर फीवर होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज है वोमिटिंग। वोमिटिंग एक तो फ्रीक्वेंट वोमिटिंग होगी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये है कि हमारे पास एक होता है ड्यूडिन इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं ड्यूडिनम, दूसरा होता है ज्यूजिनम और तीसरा होता है इलियम। अगर फॉर एग्जांपल ऑब्स्ट्रक्शन है ड्यूडिनम की तो 2 कंडीशन है, या तो बिलियस वोमिटिंग होगी या नॉन बिलियस होगी। अब बिलियस और नॉन बिलियस का कंसेप्ट क्या है, वो ये है कि जो हमारे पास ये है ना फॉर एग्जांपल ड्यूडिनम, तो ड्यूडिनम में एक पॉइंट होता है जिसको हम एम्फूला वेटर कहते हैं, मैं कई बार पहले भी बता चुका हूं। तो इससे आकर बाइल जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर इंटर करती है। अगर कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन है और इस एम्फूला वेटर पॉइंट से ऊपर है तो हम कहेंगे दिस इज अ नॉन बिलियस वोमिटिंग, क्योंकि उसके अंदर वोमिटिंग के अंदर जो बाइल है वो नहीं आ रही होगी। और अगर इससे नीचे कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन है तो जब वोमिटिंग होगी तो हमारे पास जो बाइल है वो हमारे पास वोमिटिंग के अंदर आ जाएगी। क्लियर। अभी ये जो ड्यूडिनम है इसके 2 पार्ट्स होती हैं, एक फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। अगर फर्स्ट पार्ट से कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है तो हमारे पास जो वोमिटिंग है वो नॉन बिलियस होगी, जो कि बहुत ही रेयर कंडीशन है। और फॉर एग्जांपल अगर सेकंड पार्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है तो जो हमारे पास वोमिटिंग होगी वो बिलियस वोमिटिंग होगी। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर हमारे पास अगर ये तो है ड्यूडिनम की बात। अगर ज्यूजिनम की बात करें तो ज्यूजिनम के अंदर जो वोमिट है वो पेन अटैक्स के साथ आएगा। ठीक है, पेशेंट कहेगा मुझे पेन होना स्टार्ट होता है, उसके बाद वोमिटिंग हो जाती है और फिर पेन ठीक हो जाता है। ओके, ज्यूजिनम का जो है वो पेशेंट इस तरह प्रेजेंट करेगा। और अगर हम इलियम की बात करें तो इलियम में एक बार वोमिटिंग होगी, फिर कुछ घंटे सुकून हो जाएगा, फ्यू आवर रेस्ट हो जाएगी, फिर वोमिटिंग नहीं होगी। और जब उन घंटों के बाद वोमिटिंग स्टार्ट होगी तो फिर नॉन स्टॉप वोमिटिंग होती ही चली जाएगी। ठीक है, विद इन 30 सेकंड 1 मिनट इतना इस तरह
वोमिटिंग होती रहेगी कंटिन्यूअसली, इसको हम कहते हैं इलियम के अंदर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है। और अगर हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की, तो इसके अंदर जो वोमिटिंग है वो डिलेड होती है, ठीक है। डिलेड वोमिटिंग क्यों होती है? 2 to 3 डेज डिले होकर वोमिटिंग आती है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के बाद। उसकी रीजन ये होती है कि हमारे पास जो वोमिटिंग है ये एक स्ट्रॉन्ग फीचर है स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का। अगर वोमिटिंग फर्स्ट हो रही है तो ये स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, और अगर कॉन्स्टिपेशन फर्स्ट हो रही है तो ये लार्ज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। इसके अंदर डिलेड वोमिटिंग हो जाएगी। फिर अगर हम कॉन्स्टिपेशन की बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो वो हमारे पास एब्सोल्यूट होगी, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन जो है वो हमारे पास एब्सोल्यूट होगी, ना ही इसके अंदर फ्लैटस पास होगा और ना ही फीसिस पास होंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। लेकिन जो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन है, इसके अंदर हमारे पास इनिशियली जो है फ्लैटस तो पास करेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, ठीक है। क्या मतलब है इसका? देखें, फ्लैटस होता है जो फ्लैटस होता है जो पासेज ऑफ एयर होती है ना फीसिस के साथ, उसके साथ होते हैं, फ्लैटस के साथ होता है फीसिस। तो फीसिस, अभी ये सीन होता है कि फॉर एग्जांपल जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर ना तो हमारे पास फीसिस पास होंगे ना फ्लैटस पास होगा। जो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर इनिशियली फ्लैटस पास होगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद ना फ्लैटस पास होगा और ना फीसिस पास होंगे। क्लियर हो गया? ये है हमारे पास कॉन्स्टिपेशन का कंसेप्ट। फिर है एब्डोमिनल डिस्टेंशन। एब्डोमिनल डिस्टेंशन जो है वो बेसिकली जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर वेरिएबल होती है। वेरिएबल का क्या मतलब है? ये होती है माइल्ड टू मॉडरेट, ठीक है। माइल्ड भी हो सकती है और मॉडरेट भी हो सकती है। लेकिन जो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो हमारे पास एब्डोमिनल डिस्टेंशन है वो मैसिव होगी, ठीक है। मैसिव मतलब बहुत ज्यादा एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगी। क्लियर? फिर मूव ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट ये है कि हमारे पास जब ये पेशेंट प्रेजेंट करता है, ये 4 कार्डिनल सिम्टम्स तो हमने देख ली, एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। ये चीजें किस तरह प्रेजेंट करती हैं, इनके थ्रू हम एक दूसरे से किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और लार्ज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को। फिर आते हैं जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन से हम इनको किस तरह अलग कर सकते हैं। फर्स्ट, जब जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे तो हमारे पास जो पेशेंट है वो शॉक के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि बार बार वोमिटिंग हो रही है और वोमिटिंग के थ्रू जो हमारा फ्लूइड है बॉडी का वो लॉस हो रहा है। जब बॉडी का फ्लूइड ही लॉस हो रहा है तो उसके बाद क्या होगा कि हमारा जो पेशेंट है वो शॉक के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा। शॉक बेसिकली एक वाइड टर्म है, इसकी डिफरेंट टाइप्स है, बट आप इतना याद रख लें कि बॉडी के अंदर फ्लूइड का लेवल कम हुआ है, इस वजह से जो ब्रेन है उसको ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रही और पेशेंट जो है शॉक पे जा रहे हैं। एक और चीज यहाँ पे साथ देख लें, वो ये है कि हमारी जो जीआईटी ट्रैक है ना, फॉर एग्जांपल ये हमारा जीआईटी ट्रैक है, तो इसके अंदर यहाँ पे म्यूकस होता है, ठीक है, आपको पता है म्यूकस होता है। तो ये जो म्यूकस है ना, ये म्यूकस की लेयर है, ये हर 24 आवर्स के बाद ये शेड ऑफ हो जाती है और इसकी जगह नई बन जाती है, ठीक है। जब यहाँ से फेसिस या स्टूल पास करता है तो ये उसके साथ साथ ये शेड ऑफ यानी टूट टूट कर उसके साथ जाना स्टार्ट हो जाती है और इसकी जगह पे नई बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट कुछ भी ना खाए फिर भी उसके जीआईटी के जो सेल्स हैं उसके वो 9 लीटर तक फ्लूइड प्रोड्यूस कर सकते हैं जीआईटी ल्यूमन के अंदर, ठीक है। आप कहेंगे जो फ्लूइड बॉडी के अंदर होता है वो तो 5 to 6 लीटर होता है, ठीक है, बट जो 5 to 6 लीटर है वो ब्लड है। उसके अलावा सेल के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं वो फ्लूइड जो है वो 9 लीटर तक जो हमारा जीआईटी ट्रैक है वो प्रोड्यूस कर सकता है ल्यूमन के अंदर, ठीक है, क्लियर। फिर जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर भी शॉक होगा और जो लार्ज इंटेस्टाइन का पेशेंट है उसके अंदर भी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर हमें शॉक ही मिलेगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं इंस्पेक्शन। जब हम इंस्पेक्शन करेंगे, इंस्पेक्शन होता है आंखों से देखना, जब हम देखेंगे तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिलेगी। इस कंडीशन के अंदर एब्डोमिनल डिस्टेंशन क्या होती है? माइल्ड टू मॉडरेट। तो माइल्ड टू मॉडरेट हमें स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर मिल जाएगी। फिर उसके अलावा माइल्ड पेरिस्टाल्सिस हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अंदर माइल्ड पेरिस्टाल्सिस विजिबल होते हैं, ठीक है। बट जो हमारे पास एब्डोमिनल डिस्टेंशन है लार्ज इंटेस्टाइन की, उसके अंदर विजिबल पेरिस्टाल्सिस प्रॉपर विजिबल हो रहे होते हैं, ठीक है। और एब्डोमिनल डिस्टेंशन इस कंडीशन में क्या होगी? मैसिव, जो कि हमने प्रीवियसली बात की है, ठीक है। इंस्पेक्शन पे हमने क्या देखा? इंस्पेक्शन पे हमने देखा एब्डोमिनल डिस्टेंशन तो दोनों कंडीशन के अंदर होगी। माइल्ड पेरिस्टाल्सिस नजर आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में और विजिबल प्रॉपरली विजिबल नजर आएगी लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन माइल्ड टू मॉडरेट होगी और लार्ज इंटेस्टाइन में मैसिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी।
बात करते हैं पाल्पेशन की। पाल्पेशन होता है हाथ से टच करके देखना। जब हम हाथ से टच करते हैं तो दोनों कंडीशन के अंदर जो एब्डोमेन है वो पेन फील कर रहा होता है, ठीक है, टेंडर होता है। फिर परकुशन, परकुशन क्या होता है, हमने टैप करके देखना होता है, ठीक है, टैप टैप करके देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो उसके अंदर ये दोनों कंडीशन जो है हमें लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर जो परकुशन है वो हमें नॉर्मल मिलेगी। फिर आते हैं अस्कल्टेशन के ऊपर। अस्कल्टेशन होता है स्टेथ लगाकर सुनना। अस्कल्टेशन के अंदर हमें बोरबोरगियानी साउंड्स जो है वो इंक्रीज्ड मिलेंगी। क्यों? होती क्या है बोरबोरगियानी साउंड्स? ये लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था कि जब हम खाली पेट रहते हैं बहुत देर तक तो हमारे पेट से जो आवाजें आ रही होती हैं उनको हम बोरबोरगियानी साउंड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास इंक्रीज्ड मिलेंगी। इंक्रीज इसलिए मिलेंगी कि हमारे पास जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो हो चुकी है और इंटेस्टाइन ज्यादा से ज्यादा पेरिस्टालसिस कर रही है और ट्राई कर रही है कि फूड की मूवमेंट करे, लेकिन फूड की मूवमेंट तो हो नहीं रही। इस वजह से आप ये साउंड्स जो है वो इंक्रीज्ड मिलेंगी। ये है ईच एंड एवरीथिंग, जहां पे आप एग्जामिनेशन और इसकी सिम्टम से आप पता कर सकते हैं कि ये कौन सी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है। बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। तो नॉर्मली हमारे पास जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर फ्लूइड लेवल्स होते हैं, 2 to 3 फ्लूइड लेवल्स जो है वो नॉर्मली होते हैं एक इंटेस्टाइन के अंदर। लेकिन अगर ये फ्लूइड लेवल्स इंक्रीज कर जाएं और इंक्रीज करके 5 to 7 आ जाएं, ठीक है, इंक्रीज्ड फ्लूइड लेवल्स 5 to 7 तक चले जाएं, हमें ये कहां पे देखने को मिलेंगे? ये हमें एक्सरेज के ऊपर मिलेंगे, एक्सरे एब्डोमेन के ऊपर देखने को मिलेंगे। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की बात करें, एक्सरे एब्डोमेन के ऊपर हमें 5 to 7 एयर फ्लूइड लेवल्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं दिस इज अ कंफर्म इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट थिंग ये है कि हमारी जो नॉर्मली ये जो फ्लूइड लेवल्स हैं ये इनको हम क्या कहते हैं और हमें किस तरह पता चलेगा कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन की है या लार्ज इंटेस्टाइन की है? तो देखें, ये इस तरह पता चलेगा, जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एयर फ्लूइड लेवल्स होते हैं ना, उनको हम कहते हैं वाल्वुलाई कोनिवेंटीज, ठीक है। ये स्पेलिंग देख लें, वाल्वुलर कोनिवेंटीज। ये वाल्वुलर कोनिवेंटीज जो होते हैं ये बेसिकली रेगुलरली स्पेस्ड एयर पॉकेट्स होती हैं, ठीक है। ये देखें, ये रेगुलर स्पेस के साथ बनाया है मैंने, ये ब्लैक ब्लैक कलर के अंदर इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये रेगुलरली स्पेस्ड एयर पॉकेट्स होते हैं। दूसरा होता है अगर फॉर एग्जांपल लार्ज इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन है तो इसके अंदर हमें मिलते हैं हस्ट्रेशंस, ठीक है। ये हस्ट्रेशंस क्या होती हैं? ये इररेगुलरली एयर पॉकेट्स होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कहीं पे भी मिल सकती हैं आपको, क्लियर, इस तरह, ठीक है। तो ये हमारे पास जो होती हैं ये हॉल मार्क होते हैं। अगर वाल्वुलाई कोनिवेंटीज मिल रही हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तो ये कंफर्म करती हैं कि दिस इज अ स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, और हस्ट्रेशंस अगर मिल रही हैं तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का हॉल मार्क है, ये कंफर्म करती हैं कि ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। क्लियर हुआ? फिर एक और चीज क्या है कि हमारा जो जीआईटी ट्रैक है उसके अंदर नॉर्मली 3 जगह पे गैस शेडोज होते हैं, ठीक है। नॉर्मली हमारा जो जीआईटी ट्रैक है उसके अंदर 3 जगह पे गैस शेडोज होते हैं। कौन कौन सी जगह पे? वो डायलेटेड पॉइंट्स होते हैं, एक स्टोमिक, दूसरा सीकम और तीसरा रेक्टम, ठीक है। जहां पे भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी उससे जो फर्दर या डिस्टल पार्ट होगा उसके अंदर हमें वो एयर स्पेस पॉकेट्स पॉइंट के ऊपर अंदर एयर शैडो नहीं मिलेंगे। फिर सुने, अगर फॉर एग्जांपल किसी पॉइंट पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो उससे जो डिस्टल है पार्ट ऑफ जीआईटी उसके अंदर जो गैस शैडो पॉइंट्स हैं वहां पे हमें गैस शैडो नहीं मिलेगा। देखें, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो उससे डिस्टल क्या है? सीकम और रेक्टम। तो रेक्टम और सीकम के अंदर हमें गैस शैडो नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन की, यहां पे फॉर एग्जांपल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो इसमें क्या होगा? जो हमारा रेक्टम है उसके अंदर गैस शैडो नहीं मिलेगा, स्टोमिक और सीकम के अंदर हमें गैस शैडो मिलेगा, ठीक है। तो इससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन है या लार्ज इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन है। क्लियर हुआ? होप सो के क्लियर हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट थिंग ये है कि हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो इसके अंडरलाइन काज ढूंढनी होती है उसको हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ठीक है। किसी काज की वजह से तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रही, उसको कर सकते हैं, जिसके अंदर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, बैरियम स्टडीज कर सकते हैं और एंडोस्कोपिक सिटी एब्डोमिन कर सकते हैं, ठीक है। सिटी एब्डोमिन इज अ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, आपने याद रखना है, इसको लिख देता हूं मैं यहाँ पे।
इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है वो हमारे पास क्या है, सिटी एब्डोमिन। ठीक है, कुछ बुक्स जो है उन्होंने एक्सरे भी लिखा है, लेकिन जो ऑथेंटिक बुक्स है उनके अंदर यही लिखा हुआ है सिटी एब्डोमिन। ठीक है, क्लियर। फिर ये है ईच एंड एवरीथिंग जो कि आपको इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड पता होनी चाहिए। आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ कि इसको हमने ट्रीट कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करेगा, वो किस कंडीशन में है, वो शॉक की कंडीशन में है, तो आपने फर्स्ट तो आपने ट्रीट करना है शॉक को। शॉक को कैसे ट्रीट करेंगे, जस्ट अ वेट, आई हैव टू फाइंड डस्टर। सॉरी, ये डस्टर मेरा गुम हो गया था तो मुझे ढूंढना पड़ा। देखिए, अच्छा, हमने ट्रीटमेंट की बात करनी है, तो ट्रीटमेंट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जब पेशेंट आएगा तो हमने उसको रिससिटेट करना है। ठीक है, रिससिटेट करने का क्या मतलब है, वही जो हमारे पास ABC आपने सभी सुने होंगे कि वो ABC मेंटेन करना है, क्या, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। ठीक है, जब हमारे पास बॉडी के अंदर फ्लूइड लेवल कम हो चुके हैं, उसकी एयरवे को मेंटेन करना है, ब्लड को, ब्रीथिंग को मेंटेन करना है और सर्कुलेशन को मेंटेन करना है, क्योंकि पेशेंट जो है वो शॉक के अंदर आएगा। ठीक है, बेहोश आएगा आपके पास, अनकॉन्शियस आएगा। फिर उसके अलावा हमने ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पूछा जाए कि ये तो इनिशियली हमने ट्रीटमेंट करना है, ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस पूछा जाए। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, तो फिर हमने क्या कहना होता है, फिर हमने दो नाम लेने होते हैं। फर्स्ट वन इज अ ड्रिप एंड सेकंड वन इज सक्शन। अब ये क्या है, ड्रिप आपने करना ये है कि जो पेशेंट आपके पास आया है उसके अब्डोमिन के अंदर, सॉरी जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर अब्जॉर्प्शन तो हो नहीं रही, तो फ्लूइड्स को हमने फ्लूइड्स को और फूड को आपने ब्लड के अंदर भेजना तो है, तो उसके लिए आपने ड्रिप लगा के फॉर एग्जांपल आईवी फ्लूइड्स देने होते हैं। फ्लूइड्स दे के उसके जो मेंटेन है, उसकी जो ग्लूकोज लेवल है या बाकी जो आइनोट्रोपिक सपोर्ट है, उसको आपने ड्रिप के जरिए मेंटेन करना होता है। और सक्शन का क्या मतलब है, सक्शन का मतलब होता है एनजी ट्यूब। ठीक है, एनजी ट्यूब जो होती है वो उसको आप डालते हो उसके स्टोमक के अंदर, और जो भी आपके पास फ्लूइड या अकामुलेशन हो चुकी है आपकी स्टोमक के अंदर, क्योंकि आगे तो मूवमेंट कर नहीं रही ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, तो वो सारी की सारी आप सक आउट कर लेते हो, बॉडी से बाहर निकाल लेते हो। ठीक है, तो ये है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। और अगर फॉर एग्जांपल कोई अंडरलाइन काज है जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, तो हमने अंडरलाइन काज को भी ट्रीट करना होता है। ठीक है, तो ये थी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन है या लार्ज इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन है। जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम देखते हैं कि जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो डायनामिक है या एडायनामिक है। ठीक है, ये हमें कैसे पता चलेगा। उसके अलावा जो थर्ड वीडियो होगी उसके ऊपर हम बात करेंगे कि ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज है या नहीं है। उसके बाद हम फर्दर जो होगी जो मेसेंटेरिक इंफार्क्शन वगैरह और वो जो चीजें हैं उनको देखेंगे, क्रोनिक और एक्यूट कंडीशन वगैरह। ठीक है, तो यहां तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें, मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि आपको एज सून एज पॉसिबल आंसर करूं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज।